हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर थर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी बहुत सारी नीड्स होती है, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती है जो इन रिसोर्सेज की हेल्प से हम पूरी करते हैं। जैसे कि हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए वाटर चाहिए। हमें फूड कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। वाटर भी हमें नेचर से मिलता है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो भी हमें नेचर से मिलता है। तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ये हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो इन्हें ही हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों ओर होता है। येट वी कैन नॉट सी इट येट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन उसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। When we inhale, air is taken in through the nose. जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एयर नोज के थ्रू हमारे सांस हमारी बॉडी के अंदर जाता है। एंड इफ़ वी ब्लो ऑन आवर हैंड थ्रू आवर लिप्स वी कैन फील द एयर। और यदि हम अपने हाथ में इस तरीके से ब्लो करेंगे अपने लिप्स से तो हम फील कर सकते हैं, किसे फील कर सकते हैं? एयर को। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ये चैप्टर समझाने के लिए। टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और अ पेपर और प्लास्टिक स्ट्रॉ, tie a thread at a center and hang it so that it remains horizontal। तो आपको क्या करना है? आपको एक स्टिक लेना है फ्रॉम अ ब्रूम और अ पेपर और प्लास्टिक स्ट्रॉ, और फिर उसे थ्रेड से टाई कर देना है सेंटर में और उसे हैंग कर देना है ताकि वो हॉरिजॉन्टल रहे। फिर आपको क्या करना है? टाई 2 रबर बलून्स ऑफ द सेम साइज एट 2 एंड्स ऑफ द स्टिक, सी इट टू दैट द स्टिक रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। मतलब वो स्टिक हॉरिजॉन्टल रहे, ये आपको मेक श्योर करना है। नाउ रिमूव 1 balloon, inflate it and tie it again on its original position. Does the stick remains horizontal? फिर आपको क्या करना है कि आपको एक बलून हटाना है, फिर आपको थोड़ी देर बाद उस बलून को फिर से अपनी जगह पे बांध देना है। तो आपको देखना है इस बीच क्या वो बलून हॉरिजॉन्टल रहता है। द स्टिक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून। क्या होगा? स्टिक विल गो डाउन ऑन द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून। मतलब जिस तरफ इन्फ्लेटेड बलून होगा, फूला हुआ बलून होगा, और एक तरफ से तो आप बलून हटा देंगे तो उस तरफ स्टिक झुक जाएगी। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर्स इट हैज़ मास एंड वेट। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। बलून का क्या वेट है? एक्चुअली बलून का वेट उसके अंदर प्रेजेंट एयर के कारण है। इससे हमें पता चलता है कि एयर का मास भी होता है और एयर का वेट भी होता है। अब हम आगे देखते हैं। टेक एन इंजेक्शन syringe without the needle, pull its piston and observe it as you do so। तो आपको क्या करना है? इंजेक्शन सिरिंज लेनी है जिसमें सुई नहीं होनी चाहिए। फिर आपको उसका जो पिस्टन दिया है उसे पुल करना है और देखना है क्या होता है। द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट ईजली, द पिस्टन देन रिमेन्स इन दैट पोजिशन इवन इफ़ यू लेट इट गो। तो क्या है, जो पिस्टन है उसे बहुत ईजली आप पुल आउट कर सकते हो, लेकिन द पिस्टन देन रिमेन इन that position if you let it go. Now close the inlet hole of the syringe tightly with your thumb, pull the piston and let it go. Is the force required to pull out the piston more or less than before, or the piston remain as it after you let it go? तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपने क्या क्या किया। सिरिंज के जो पिस्टन हो गए उससे आपने खींचा, फिर आपने देखा वो अपनी जगह पर ही रह गई। फिर जब आपने फोर्स लगाया तो वो फिर से अपने जो पोजीशन है उसमें दोबारा गई। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कांस्टेंट मोशन। मतलब
जो एयर के गैसेस होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, कंटिन्यूसली ये मूव करते रहते हैं. व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक द बॉडी दे क्रिएट प्रेशर ऑन दैट बॉडी. और ये मॉलिक्यूल्स जब किसी भी बॉडी से, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसे ही कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है एयर की. अब हम कुछ जान लेते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इट इज़ सेम इन ऑल द डायरेक्शन. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है. ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में दूसरा हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं. जैसे कि सिरिंज का हमने केस देखा, तो उसे ओपन करने में भी हमें प्रेशर लगा और फिर उसे उसकी जगह में वापस ले जाने में भी हमें प्रेशर लगा. क्यों प्रेशर लगा? क्योंकि जो सिरिंज था उसके अंदर एयर था, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था. Do you know, under ordinary condition, atmospheric pressure at sea level is about 1,01,400. ये ordinary condition में atmospheric pressure इतना होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. It can be measured with the help of a barometer. As we go higher above sea level, atmospheric pressure decreases. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं atmospheric pressure डिक्रीज होता जाता है. अब हम जानते हैं ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में. इन 1726 द स्वीडिश साइंटिस्ट डैनियल बेर्नौली put forth the important principle that the pressure of air decreases when its velocity increases. जो एयर का प्रेशर है वो क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है जब वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है. वाइल द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेज व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज. और एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है. सो इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर, द एयर प्रेशर डिक्रीजेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द एयर इन इट्स सराउंडिंग फ्लोज रैपिडली फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. तो क्या है, एक बॉडी अगर मूविंग है तो जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता जाता है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो एयर होता है सराउंडिंग में वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में मूव करने लग जाता है. Observe and discuss. Take some water in a plastic cup and hold a straw upright in it. Hold a small piece of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that straw. Blow hard through the small piece of straw. You will see a fountain of water. Why did this happen? तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है प्लास्टिक कप में और उसमें एक स्ट्रॉ डाल देना है. फिर आपको क्या करना है, एक स्मॉल पीस दूसरे स्ट्रॉ का अपर एंड, मतलब पहले स्ट्रॉ का जो एंड है उसके पास होल्ड करके रखना है. फिर आपको क्या करना है, ब्लो हार्ड थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ. और जो आपने स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ को रखा है परपेंडिकुलर टू फर्स्ट स्ट्रॉ, उसमें आपको ब्लो करना है. आप क्या देखोगे कि बिल्कुल फाउंटेन ऑफ वाटर निकलेगा. ऐसा क्यों होगा? तो हम जानते हैं, ऑन ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ द एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश्ड अवे. हम जब वाटर ब्लो कर रहे थे तो जो ओपन एंड था उसका जो एयर था उसे हमने क्या किया, पुश्ड अवे कर दिया. और इसीलिए जो प्रेशर ऑफ द एयर था एट द ओपनिंग गोज डाउन, और जो प्रेशर था एयर का वो नीचे, मतलब पहले स्ट्रॉ में चले गया. तो एज द प्रेशर of the air near the upper end of the erect straw become less than atmospheric pressure, the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower, that is in the upward direction, and the water comes out in the form of a fountain. तो क्या हुआ, मैं आपको सिंपल से समझाती हूँ. जो स्मॉल स्ट्रॉ था आपने उसमें फूका, उसमें फूकने से क्या हुआ, ओपन एंड का जो एयर था वो वहाँ से चला गया, और इसीलिए जो प्रेशर ऑफ द एयर था वो ओपनिंग का जो था वो नीचे जाने लगा. तो एज द प्रेशर ऑफ द एयर नियर द अपर एंड ऑफ द इरेक्ट स्ट्रॉ, जो फर्स्ट स्ट्रॉ था उसका जो ऊपर का एंड है उसमें उसके पास जैसे प्रेशर ऑफ एयर आया तो क्या हुआ, इस कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया. इसी कारण से जो वाटर था कप में वो
हायर प्रेशर, नीचे हायर प्रेशर था, ऊपर लोअर प्रेशर था। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमेशा जो वाटर होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है। तो वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में गया और इसीलिए जो फर्स्ट स्ट्रॉ था उससे फोर्सफुली फाउंटेन ऑफ द वाटर निकल के आने लगा। दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क्स एज बेर्नौलीज प्रिंसिपल। नाउ where there exists a difference in the air pressures at two different places, air starts flowing from the place of higher pressure to the place of lower pressure। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर हमेशा क्या होता है, प्लेस ऑफ हायर प्रेशर से स्टार्ट होता है टू प्लेस ऑफ लोअर प्रेशर तक। एट सच टाइम वी फील अ ब्रीज और अ विंड ब्लोइंग, और फिर हमें ऐसा लगेगा कि वहाँ से एक विंड ब्लो मतलब खूब सारी हवा आ रही है। दस विंड आर इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर, इसीलिए विंड क्या होते हैं, दे आर इफेक्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। इसीलिए हम इसी चीज़ को हम कहते हैं विंड। जब डिफरेंसेस ऑफ एयर प्रेशर के कारण जो हवा आती है दैट इज ओनली विंड। Take ice cubes in a glass up to 3/4 of its height. Now observe what happens. How did the water droplets appear on outside of the glass? तो ये तो आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है कि जब हम ग्लास में खूब सारे आइस ले लेंगे या ठंडा पानी ले लेते हैं तो ग्लास के बाहर में हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? Due to the ice cubes in the glass, the air surrounding the glass cools down। तो क्योंकि ग्लास में क्या है, आइस क्यूब्स हैं, इस कारण से एयर सराउंडिंग द ग्लास cools down। As the water vapor in the air cools down, it condenses and get transformed into water। तो होता क्या है कि आसपास जो वाटर वेपर है हमारे, वो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाता है और वाटर का फॉर्म ले लेता है। इट इज़ दिस वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। तो वही वाटर वेपर वाटर का फॉर्म लेके उस ग्लास के चारों ओर कलेक्ट हो जाता है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। तो हर जगह अलग अलग लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी होती है। सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ सिंगल डे। और इन्हीं वाटर वेपर्स के कारण ही ह्यूमिडिटी हर जगह की चेंज होती रहती है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। तो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर जो होता है वो किससे पता चलता है हमें कि वो कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। ड्यूरिंग द नाइट और एट डॉन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ लो, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वेपर इज़ लेस। At such times, the excess vapor is transformed into water droplets. This is what we call dew। तो होता क्या है, जब नाइट का समय या फिर डॉन का समय होता है, डॉन का समय मतलब मॉर्निंग स्टार्ट होने वाली रहती है, सन की फर्स्ट रेज आने से पहले का जो समय होता है, इस समय टेम्परेचर बहुत कम रहता है। इसीलिए क्या होता है कि एयर की जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो कम हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा जो वाटर वेपर है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम कहते हैं ड्यू। यही ड्यू होता है, ओस की बूंदे जिन्हें हम कहते हैं। इन द आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ हाई, द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आफ्टरनून में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ हाई, तो कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है तो एयर इसीलिए ज़्यादा मॉइस्चर या ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड करके रख सकता है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटी in other times। Then compared to its full capacity to hold water, the proportion of moisture in the air is less and we feel that air is dry। अब हमें बताया गया है the proportion of water vapor in the air is high during the monsoon and in coastal area। तो आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि proportion of water vapor जो होता है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो मॉनसून में और कोस्टल एरियाज़ में हाई होता है। जब भी बारिश होती है हमें बहुत ह्यूमिडिटी फील होती है, बहुत स्टिकी फील होता है बॉडी में, ऐसा लगता है बहुत स्वेटिंग हो रही है, और ऐसा ही कोस्टल एरिया में होता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है इन सीजन्स में या इन एरियाज़ में, जो एटमॉस्फेयर होता है ये वाटर वेपर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है, इस कारण से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। इन समर वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली बट इन द रेन्स दे डू नॉट। एक और बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि ठंडी का जो गर्मी का मौसम होता है इसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, पर रेनी सीजन में भली बारिश ना हो रही हो फिर भी बहुत लेट से कपड़े सूखते हैं। क्यों लेट से कपड़े सूखते हैं? सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी होती है।